नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीति अगर आप पिछले कुछ सालों से देखोगे तो योगी आदित्यनाथ के आसपास घूमती हुई दिखाई देती है। और जिस तरीके से या हम कहें कि आक्रामक तरीके से विपक्षी दलों को घेरते हैं, उनको वो मौका ही नहीं देते कि वापस जो है वो खड़े कैसे होना है। तो इस वक्त अखिलेश यादव एक तरीके से अपनी याददाश्त खो बैठे और याददाश्त खोकर वो उस पिच पर पहुंच गए जिस पिच के ऊपर योगी आदित्यनाथ बैटिंग करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 का जो रास्ता था उसको बड़ा आसान कर दिया अखिलेश यादव ने। अब योगी आदित्यनाथ को ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है नहीं। आप ये कह सकते हो कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद दो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं, एक और मैं उसमें जोड़ देता हूं, और वो थी अयोध्या, जो फैजाबाद सीट है लोकसभा की जिसमें अयोध्या आता है, वहां पर समाजवादी पार्टी का जीतना और बीजेपी का हारना राम मंदिर के निर्माण के बाद। दूसरा, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा डेंट पहुंचाना और समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त मिलना। ये दो उदाहरण ऐसे हैं जिसके ऊपर कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसका विश्लेषण करते हुए, आकलन करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो वो केंद्र का चुनाव था और जरूरी था कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा झटका मिले। अब आप कहोगे कि क्यों मिले? क्योंकि मेरा मानना है कि 2019 में 330 सीटें मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चली गई। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, और इसका नुकसान झेलना 2024 में। तो 2024 में एक तरीके से बीजेपी के तोते उड़ गए। अब ऐसी स्थिति में सामने था हरियाणा का विधानसभा चुनाव, और हरियाणा का विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए नहीं था कि वो हरियाणा का विधानसभा चुनाव था। पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा पड़ता है, और आप सोचकर देखिए कि दिल्ली में एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार। किसान आंदोलन और खालिस्तान समर्थन, ये दो बड़ी चीजें। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार हट जाती तो दिल्ली को किस तरीके से बंधक बनाया जा सकता था, आप सोच सकते हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे मिशन को एक धार की जरूरत थी, और इसमें योगी आदित्यनाथ की हरियाणा विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले एक आक्रामक रैली मोहन भागवत के साथ और एक बयान, बटोगे तो कटोगे, उस बटोगे तो कटोगे के बयान ने इस तरीके से राजनीतिक दिशा बदली कि उसमें विपक्षी पार्टियां सुपड़ा साफ होना, चुनाव हराना तो आप छोड़िए, एक तरीके से कहीं खड़ी भी दिखाई नहीं दी। और आज देखिए उसके बाद जो स्थिति हुई, और स्थिति क्या बनी। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीता हुआ चुनाव हार गई। उसके बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के परखच्चे उड़ गए, और ऐसे उड़े कि अभी तक ना शिवसेना जो है वो अब समेट पा रही है, ना एनसीपी समेट पा रही है, ना कांग्रेस पार्टी। पार्टियों तक टूटना शुरू हो गया। तो आप सोचकर देखिए। और उसके बाद ताजा उदाहरण अभी पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से किसी ने सोचा था कि जय श्री राम के नारे जो लोग लगाते थे उनके ऊपर एफआईआर होती थी और वहां पर बदलाव होगा, और बदलाव हुआ, लेकिन इस हद तक जाकर होगा शायद ही किसी ने अनुमान लगाया होगा। और फिर बिहार का विधानसभा चुनाव, और बिहार का विधानसभा चुनाव उस वक्त जो आकलन था, क्योंकि उस वक्त भी हमने बात की थी कि यह समीकरण जो एमवाई है बिहार का, ठीक ऐसा ही समीकरण उत्तर प्रदेश में भी है। एमवाई का मतलब मुसलमान सिंह यादव। आप मुलायम सिंह यादव नहीं समझे, लेकिन आप मुसलमान सिंह यादव जो है वो जरूर समझे। तो बिहार में भी तो वही फैक्टर था आरजेडी का, एक तरफ मुलायम सिंह यादव, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव, तो यादव फैक्टर, और दूसरा मुस्लिम तुष्टीकरण।
और उसमें अगर आप उस वक्त, क्योंकि कुछ लोगों का यह मानना था कि इसका उत्तर प्रदेश में फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, अखिलेश यादव भी गए थे, अखिलेश यादव ने भी जो है वो महागठबंधन के लिए रैलियां की थी और योगी आदित्यनाथ ने भी की थी। तो योगी आदित्यनाथ ने जहां पर रैलियां की वहां का स्ट्राइक रेट देखिए आप, और जहां समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पहुंचे वहां का स्ट्राइक रेट देखिए, तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। और बिहार में आरजेडी की स्थिति क्या हो गई, सबसे बड़ी पार्टी से 25 सीटों पर आ गई, और अगर एक विधायक भी टूटता है तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी खो देंगे तेजस्वी यादव। तो अब देखिए आप, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष जो है वो एक बड़े भ्रम की स्थिति में आ गया। और भ्रम की स्थिति में एक जो रामायण में आपको पता ही है, रामचरितमानस में, कि जिस तरीके से राम जो चाहते हैं, भगवान चाहते हैं, ठीक वैसा ही होता है। तो भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। तो चढ़ावा चोरी शायद इसलिए हुआ हो क्योंकि जो हुआ वो गलत हुआ, हम कभी भी उसके सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि आस्था के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ। लेकिन आप देखिए कि जो विपक्ष भगवान राम के अस्तित्व को मानने से ही इनकार कर रहा था, आज वो सुबह से शाम तक राम राम कर रहा है। और इस स्थिति में विपक्ष आ गया इस चढ़ावा चोरी को लेकर। लेकिन भ्रम की स्थिति यह बनी कि इससे उनको लगता है कि 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। लेकिन शायद वो योगी को जो है वो समझने की एक बार फिर भूल कर रहे हैं। और दूसरा, हिंदुत्व को, क्योंकि हिंदू जागरण के समय इस वक्त अगर आप देखोगे तो जो आक्रामक तौर पर आप देखोगे कि दूसरी जो आक्रांता थे, अतिक्रमण थे, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनको भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ खुलकर बोल रहे हैं और एक तरीके से अखिलेश यादव को उनका जो पुराना समय है वो याद दिला रहे हैं। फिर चाहे वो कार सेवकों पर गोली चलाना हो, इससे पहले आपने देखा हनुमानगढ़ी की जो सीढ़ियां हैं वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जो है वो प्रयास किए गए। अब ऐसी स्थिति में एक तरफ अखिलेश यादव जो है वो अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ पास जो है वो चक्कर काट रहे हैं। जिस व्यक्ति की 50 लोग इकट्ठे करने की औकात ना हो, मैं यहां पर स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, और शंकराचार्य नहीं है, वो शुक्राचार्य है, वो एक तरीके से हिंदुत्व के ऊपर ग्रहण है। और अहंकार की पराकाष्ठा क्या है वो तो सबने देखी ही है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए योगी आदित्यनाथ को। इस वक्त काशी, अयोध्या और मथुरा तीनों ही उत्तर प्रदेश की धरती पर, तो जो अखिलेश यादव, जो यादव समुदाय है, जो अपने आप को कृष्ण के वंशज कहते हैं, यदुवंशी, तो अखिलेश यादव जब भगवान राम की बात करने लगे तो लगे हाथ योगी आदित्यनाथ उनको कृष्ण की जो भूमिका है उसके ऊपर ले गए कि आइए मथुरा के ऊपर, मथुरा में जो है वो कार सेवा करते हैं, एक आंदोलन करते हैं। अब मथुरा का विवाद सबको पता है कि किस तरीके से जिस कारागृह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। और अब यह अगली लड़ाई जो है वो इसी मस्जिद की है। तो बीजेपी ने, योगी आदित्यनाथ ने ताल ठोककर अगला मुद्दा जो है वो विपक्ष के सामने खड़ा कर दिया, और उसका तोड़ जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरफ जाए। तो एक तरफ भगवान राम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो मुस्लिम तुष्टीकरण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ऐसा है तो अखिलेश यादव कह दे कि वो कृष्ण मथुरा में जो है वो आंदोलन करने के लिए तैयार है, लेकिन वो ऐसा नहीं कहेंगे। तो दूसरी तरफ आप देखिए आजमगढ़, जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया गया। अब कुछ लोग जो है वो शिक्षा का मंदिर कहकर इसको बचाने के लिए एक ढाल बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको यह समझना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों कर रहा है। योगी आदित्यनाथ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो चाहते तो इस पे बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं थी, इसको सरकार अपने अधीन में ले सकती है, कुछ भी कर सकती थी, इसका नाम भी बदल सकती थी। लेकिन सरकार जो है वो जो परिस्थितियां इस देश में बनी है, जिस तरीके से मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर उनके ऊपर मस्जिद बनाए, मतलब आप कह सकते हो कि शरीर जो है वो हिंदुओं का होगा, लेकिन उसके सिर के ऊपर जालीदार टोपी होगी, और वो लगातार एक मैसेज देगा कि हम आपको जो है वो पैरों के तले रखते हैं।
और ये लगातार जो है वो हर हिंदू को याद दिलाया जाता है, जब भी वो देखते हैं वो चीजें सारी जो है वो सामने आ जाती है। जिस तरीके से काशी विश्वनाथ में, क्योंकि वो चाहता तो पूरे मंदिर को तोड़ सकता था, लेकिन आज भी आधे हिस्से में नंदी जो है वो बैठा झांक रहा है, और जहां पर शिवलिंग है वहां पर वजू किया जाता है, लगातार हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया जाता है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है। तो योगी आदित्यनाथ भी उसी राह पर है। वो सीधे तौर पर कुचलने का, या आप इसको सीधे तौर पर समझिए कि जो मुस्लिम आक्रांताओं ने किया, योगी आदित्यनाथ भी ठीक उसी तरीके से उसका नामो निशान मिटाना चाहते हैं। वो याद दिलाना चाहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार की किसी नींव के ऊपर या भ्रष्टाचार के ऊपर इस तरीके की यूनिवर्सिटी हो या मस्जिद हो, कुछ भी अगर बनाया गया है तो उसको तोड़कर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं का क्या असर हुआ वो भी पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। तो अब लड़ाई जो है वो सीधी 80 और 20 की नजर आती है, और जब 80 और 20 की लड़ाई नजर आती है तो आप खुद सोचकर देखिए कि अखिलेश यादव कहां खड़े हैं। और दूसरी स्थिति, डिंपल यादव आज देखिए वो पहुंची है सोनम वांगचुक से मिलने। तो ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और सोनम, अब जब मैं इसको जोड़कर देखता हूं तो आप देखिए सोनम वांगचुक के बगल में खड़े होकर कुणाल कामरा सीता के पति और नीता के पति की बात करते हैं। वहां पर अल्लाह को लेकर जो है वो गाने गाए जाते हैं, और गाने वाले कौन है? या तो वो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं या फुअर कॉमेडियन। अब ऐसी स्थिति में इन पार्टियों का क्या होगा आप खुद सोचकर देखिए। और उससे भी बड़ा ताज्जुब ये होता है जब ये कहते हैं कि ये 15 साल से 20 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में है। तो अगर ये एक्टिव पॉलिटिशियन है तो इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव हुआ है, जनता की नब्ज किसके साथ में है। अगर शायद वो इतना समझ लेते तो शायद इस तरीके से जो है वो नहीं करते। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।